प्यारे बच्चों, नौकरी प्रेप पर आप सभी बच्चों का स्वागत है। मैं आर के झा आज आपको रीजनिंग में जो सीरीज आपका चलता हुआ आ रहा है 5 क्वेश्चन का, आज फिर उसी सीरीज को हम पूरा करने जा रहे हैं। और आने वाले समय में सबसे बड़ी खुशखबरी आप लोगों के लिए ये है कि एसएससी की बहुत सारी वैकेंसी आ रही है। इस पर भी हम एक इन्फॉर्मेशन आपको देंगे अगले क्लास में। और एसएससी का रीजनिंग का 25 क्वेश्चन का टेस्ट सीरीज भी हम लाने जा रहे हैं। इसलिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा नौकरी प्रेप से जुड़िए और क्लास को सीरियसली कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपना प्यारा सा कमेंट्स दें। और जो आपका क्वेश्चन बैंक आपका किरण का है, इसी क्वेश्चन बैंक से हम आने वाले समय में आपको डिस्कशन भी करेंगे जो 25 क्वेश्चन का होगा। और हर क्वेश्चन का डिटेल एनालिसिस आपको हम बताएंगे और यह भी बताएंगे कि एग्जामिनेशन की स्ट्रेटजी कैसी होनी चाहिए, कैसे मेरा 25 में 25 क्वेश्चन सही हो। इसी स्ट्रेटजी को लेकर हम आपके सामने आएंगे और ये बताएंगे कि देखिए एसएससी के क्वेश्चन को बनाने के लिए हमको किन किन बातों का ध्यान में रखना होता है। तो आइए पहले आज के इस क्वेश्चन को हम लोग देखें कि क्या है क्वेश्चन आज का। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन जो है ये ब्लड रिलेशन का है, जिसमें कहा गया है कि ABCD EF G और H नामक 8 लोग एक खाने की मेज के चारों ओर बैठे हुए हैं। ये इन्फॉर्मेशन है और इन्फॉर्मेशन को ऐसे क्वेश्चन के पूरे इन्फॉर्मेशन को पढ़ना है। F G की पति है, B A की पत्नी है, C का विवाह S से हुआ है, A C का भाई है, F B का ससुर है, C अपने इकलौते बेटे D का पिता है, A का D से क्या संबंध है। अब यहाँ पर देखिए बहुत सारा है। अब यहाँ पर बैठने की स्थिति है, लेकिन कौन कहाँ बैठा है ये इन्फॉर्मेशन नहीं है, मिसिंग है, छोड़ देना है। उसके बाद देखिए यहाँ पर एक लाइन है कि F G का पति है, लेकिन इसका भी किसी अगले स्टेटमेंट से कोई रिलेशन दिया हुआ नहीं है। तो सिंपल, और ना इसमें फैमिली ट्री आपका सारे नंबर्स का सारे व्यक्ति का मिल सकता है। तो सिंपल हम बनाएंगे। इसको बनाने का जो तरीका होना चाहिए कि F जो है आपका क्या है, G का पति है। ये G का पति होगा तो G फीमेल होगी, यानी इसका क्या हो गया, यह पति हो गया। ये दिया हुआ इन्फॉर्मेशन, ये एक इन्फॉर्मेशन है आपका, ठीक है। फिर कहा कि B A की पत्नी है और ये B जो है आपको A की क्या है, ये पत्नी है आपका। A की पत्नी कौन है, A की पत्नी B है, यानी A क्या है, पति है। फिर कह रहा है C का विवाह H से हुआ है, A C का भाई है, A जो है वह क्या है, C का भाई है आपका। क्या हो जाएगा, A जो है वह C का, यानी A जो है वह भाई हो गया, किसका, C का हो गया। और लिखा है C का विवाह H से हुआ है। अब यहाँ पर दिया हुआ है कि C का विवाह किससे हुआ है, H से हुआ है। तो H से अगर C का विवाह हुआ है यहाँ पर, तो H और C क्या हो गया आपका, मेल और फीमेल दोनों है, लेकिन कौन है ये क्लियर नहीं है। आपको इसको ध्यान में रखना है कि C का विवाह S से हुआ है, A C का विवाह। तो यहाँ पर जो दिया है, अब यहाँ पर दिया A C का भाई है। तो A जब C का भाई है तो C जो है C का विवाह किससे हुआ है, S से हुआ है। तो यहाँ पर मेल फीमेल अभी तक आपका क्लियर नहीं है। फिर कह रहा है F B का ससुर है और F जो है वह आपका क्या है, यहाँ ये रिलेशन में देखिए F जो हो गया वह B का क्या हो गया, फादर इन लॉ हो गया, यानी क्या हो गया, यह आपका ससुर हो गया आपका, यानी फादर इन लॉ हो गया, ठीक है। किसका, B का जब फादर इन लॉ हुआ डेफिनेट A का यह कौन हो गया, यह पिता हो गया। कौन पिता हो गया, F पिता हो गया। और G क्या हो गई, मदर हो गई। फिर कह रहा है
कि सी अपने इकलौते बेटे डी का पिता है। अब सी जो है अपने इकलौते बेटे डी का यह अगर पिता है आपका, तो एच क्या हो जाएगी, मदर हो जाएगी, यानी यह आपका डी क्या है, पुत्र है आपका। क्लियर है? अब समझिए इसको। सबसे पहले आपका दिया कि एफ जो है वह जी का पति है, एक इंफॉर्मेशन। फिर दिया कि बी जो है वह ए की क्या है, पत्नी है आपको। तो जब बी पत्नी होगी तो ए क्या होगा, पति होगा, हस्बैंड होगा। अब फिर क्या कह रहा है कि ए जो है वह सी का भाई है, और ए जो है आपका क्या है, सी का भाई हो गया। और फिर कहा कि सी का, यहां पर लिखा हुआ सी अपने इकलौते बेटे डी का पिता है। सी अपने इकलौते बेटे, तो सी का इकलौता बेटा कौन है, डी है। तो क्या दिया, सी अपने इकलौते बेटे डी का पिता है, यानी सी अगर पिता होगा तो एच क्या हो जाएगी, मदर हो जाएगी। अब फिर क्या कहा कि ए का डी से क्या संबंध है। अब यहां पर जो हम लेंगे कि ए जो होगा वह डी का क्या होगा। तो अब यहां पर आपको ऐसे समझना है, जब आपका क्या दिया हुआ है, जब ए जो है वह सी का भाई है, तो डी का यह कौन हो गया, यह आपका चाचा हो गया, यानी आपका क्या हो गया, ये अंकल आपका हो गया। क्या हो गया, अंकल हो गया। कैसे हो गया, ए जब सी का चाचा है और सी का पुत्र डी है, ठीक है, और सी भी मेल है आपका, तो पिता का भाई क्या होता है, फादर के ब्रदर अंकल होते हैं। एच जो है आपकी क्लियर है कि वो मदर है, तो हमको यही पूछा गया है। और हिंदी में लिखा हुआ है ए का डी से, जिस वर्ड में आपको का वर्ड लगा रहे उसी व्यक्ति का रिलेशन निकालना होता है। बात आ रही है समझ में? जिसमें का लगा रहे, या अंग्रेजी में आपको क्या कहा है, हाउ इज ए रिलेटेड, तो हाउ इज जिसमें लगा हुआ रहे उसी का रिलेशन हमको पता करना है। तो ए जो है वह क्या है, मेल है, चाचा होगा, चूंकि सी का बेटा है और सी का भाई ए है, तो सी के बेटा का यह क्या हो गया, चाचा हो गया। क्लियर? तो हमारा आंसर क्या हो गया, अंकल हो गया। बात आई समझ में? फिर समझ लीजिए एक बार, ये फैमिली ट्री है आपका, और जी जो है वह एफ की पत्नी है, तो एफ पति हो गया, जी पत्नी हो गई। फिर कहा कि बी पत्नी है ए की, तो ए मेल हो गया, बी फीमेल हो गया उसकी पत्नी। ए सी का भाई है, ठीक है। एच और सी दोनों मैरिड कपल्स हैं। सी का इकलौता पुत्र डी है, तो कह रहा है कि डी का जो रिलेशन वो ए से क्या है, यानी ए का डी से रिलेशन क्या है, तो ए डी का चाचा हो गया। तो इस प्रकार से ऐसे प्रश्न को बनाने के लिए हम लोग फैमिली ट्री को और रिलेशन को क्या करना होगा, एक दूसरे से कोरिलेट करके जनरेशन वाइज चलना होगा। अब अगर जनरेशन में लेंगे तो पहला जनरेशन हो गया यह, ये आपका दूसरा जनरेशन हो जाएगा, और ये आपका क्या हो गया, तीसरा जनरेशन हो गया, है ना। तो क्वेश्चन को आसानी से बनाने के लिए जनरेशन को लेकर चलेंगे तो हमारा क्वेश्चन बिल्कुल ही आसान हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलें हम लोग। अब अगला क्वेश्चन जो है आपका आर्गुमेंट्स का है। क्या कहा है कि सभी को प्रतिदिन अखबार पढ़ना चाहिए। हम लोग भी अपने क्लास में कहते हैं कि सभी बच्चे को अखबार पढ़ना चाहिए, न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए। इससे जो सबसे बड़ा फायदा होता है कि आपका करंट अफेयर्स जो है, सामान्य जागरूकता, ये आपका सबसे बेहतर होगा। लैंग्वेज की समझ होगी, आपको लैंग्वेज समझ पाएंगे और लैंग्वेज का अंडरस्टैंडिंग होगा। दो काम आपका हो गया। तीसरा कि जब लैंग्वेज का अंडरस्टैंडिंग आपका बढ़ेगा तो आप जो इंग्लिश में कंप्रीहेंशन पढ़ते हैं या कोई पैसेज बनाते हैं, क्लोज टेस्ट बनाते हैं, उसमें भी आपको न्यूज़पेपर क्या करेगा, काम करेगा। तो बहुत सारे फायदे न्यूज़पेपर को पढ़ने हैं।
पढ़ने से है, तो यहाँ लिखता है कि एवरीवन शुड रीड न्यूज़पेपर डेली, प्रतिदिन सभी को क्या करना चाहिए, अखबार पढ़ना चाहिए। अब तर्क दे रहा है कि हाँ पढ़ना चाहिए, क्यों? ये लिखता है येज इट विल हेल्प इन गेनिंग नॉलेज अबाउट द सराउंडिंग एक्टिविटीज। कहता है क्योंकि इसके आसपास की गतिविधियों के बारे में जानकारी प्राप्त करने में और सामान्य जागरूकता बढ़ाने में मदद मिलती है। ये बिल्कुल सही है कि आपको सामान्य सचेतता, सामान्य जागरूकता आपको जो मिलेगी, जो इन्फॉर्मेशन मिला आपको, जहाँ समाज में रहते हैं, जिस राज्य में रहते हैं, जिस परिवेश में रहते हैं, जिस देश में रहते हैं, वो सारी जानकारियां आपको कहाँ के माध्यम से मिलेगा, पेपर के माध्यम से मिलेगा। तो पहला तर्क तो आपका सही है, आपका नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि हर कोई प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी नहीं करता है। अब इसका प्रतियोगी परीक्षा से इस स्टेटमेंट का कोई रिलेशन नहीं है। तो कभी भी ऐसा प्रश्न दे तो आपको ये ध्यान देना है जो लॉजिक दे रहा है उसका रिलेशन स्टेटमेंट से है या नहीं। तो ये आपका वीक आर्गुमेंट्स हो गया, और पहला जो है आपका क्या हो गया, स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट्स हो गया। तो इसमें आंसर जब भी होगा वह क्या होगा, आपका सी हो जाएगा, यानी पहला आर्गुमेंट्स आपका ज्यादा सही है, और पेपर पढ़ने से आपका सामान्य सचेतता यानी करेंट अफेयर्स जो है वो आपका बेहतर होगा। तो पहला सही हो जाएगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन हम लोग देखें। अगला क्वेश्चन है जो इकोनॉमी से रिलेटेड है कि पेट्रोल और डीजल की खपत में तीव्र वृद्धि की वजह से निकट भविष्य में ईंधन की कमी हो सकती है। पेट्रोल और डीजल है ना। अब ये कंक्लूजन है, आपका निष्कर्ष है कि खपत में तीव्र वृद्धि की वजह से निकट भविष्य में ईंधन की कमी हो सकती है। अगर ईंधन का प्रयोग इसी तरह से हम लगातार करते रहें तो हमारा ईंधन क्या हो सकता है, कम हो सकता है, ऐसी आशंका व्यक्त की जा रही है। अब यहाँ पर कहा है भविष्य में केवल इलेक्ट्रिक वाहन होंगे। केवल वर्ड अगर लग जाए और कोई भी स्टेटमेंट अगर आपका कॉमन है तो कभी भी वो आंसर हो ही नहीं सकता। इसको हम लोग ध्यान में रखेंगे। ओनली वर्ड जो है वह कभी भी एनालिटिकल में यूज नहीं होता है, वो एक्सेप्शन केस में यूज होता है, जहाँ की स्टेटमेंट में भी वो बातें आपको कही होगी। तो यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है, तो पहला आपका नहीं होगा। दूसरा कहा कि ईंधन की कमी की समस्या से निपटने के लिए अन्य ईंधन विकल्पों का सृजन किया जाना चाहिए। बिल्कुल सही है कि जब तक विकल्प पर हम ध्यान नहीं देंगे ईंधन का, तब तक जो है हम बहुत बेहतर नहीं कर सकते हैं और ईंधन की बचत भी कर सकते हैं हम लोग। अभी इथेनॉल का आप देखते हैं कि हर एक पेट्रोलियम आपको जितना भी आपका जहाँ पर तेल भरा जाता है, जो पेट्रोल पंप है वहाँ पर इथेनॉल उसमें मिलाया जाता है ना, ताकि ईंधन जो है आपका वह खपत कम हो। और सरकार ऐसी कई प्रकार के जो है वो रिसर्च कर रही है, जिस रिसर्च से ईंधन का क्या हो रहा है, आपको नए नए विकल्प जो है हमारे सामने आ रहे हैं। तो हमारा दूसरा लॉजिक जो है वह क्या है, ज़्यादा सही है। तो हमारा आंसर जो होगा वह केवल क्या होगा, सेकंड होगा। तो हमेशा याद रखेंगे कि लॉजिकल रीजनिंग बनाने के लिए आपको यह भी ध्यान में रखना होगा कि स्टेटमेंट से रिलेटेड आपका दिया गया जो आपका ऑप्शन है या दिया गया जो आपका कंक्लूजन है वो मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है, डायरेक्ट उससे रिलेशन है या नहीं है, इन बातों को ध्यान में रखना होगा। तो यहाँ तो केवल वर्ड दिया तो खत्म हो गया। तीव्र वृद्धि की वजह से निकट भविष्य में ईंधन की कमी हो, ऐसी आशंका व्यक्त की जा रही है। तो जब हमारा आशंका हो जाए तो हम लोग क्या करते हैं, अन्य विकल्प पर भी विचार करते हैं। इसलिए हमारा आंसर क्या होगा, बी सही होगा। क्लियर है? तो ऐसे ही प्रश्न को हम लोग लॉजिकल रीजनिंग को बनाएंगे। अब यहां पर जो ये क्वेश्चन है आपका, ये आपका क्वेश्चन दिया गया है समीकरण को संतुलित करने के लिए। तो कौन सा हमारा हो सकता है, यहाँ तो माइनस और प्लस को चेंज के यहाँ पर है कि कौन सा साइन चेंज हो सकता है। तो माइनस और प्लस अगर चेंज करेंगे तो हमारा कभी भी
प्लस करेंगे तो 39 3 13 आपका 34 आएगा नहीं, तो पहला तो ऐसे ही खारिज हो गया। माइनस और मल्टीप्लिकेशन है, तो मल्टीप्लिकेशन अगर करेंगे माइनस करेंगे तो हम एक बार देख लें इसको। तो यहाँ पर अगर 36 है तो माइनस को गुना कर दीजिए 3 से, भागा 3 जोड़ 2 गुना है तो माइनस हो जाएगा 4 बराबर 34 हो गया। तो यहाँ पर कितना हो गया 36 गुना 3 में 3 भाग दिया 1 जोड़ 2 माइनस 4 बराबर 34 हो गया। तो कितना हो गया 36 2 38, 38 में 4 माइनस हुआ 34, और ये 34 और 34 दोनों क्या हो गया बैलेंस हो गया, बराबर हो गया। तो हमारा आंसर डेफिनेट तौर पर क्या होगा सेकंड होगा। तो ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए एक चीज प्यारे बच्चों हमेशा ध्यान में रखना, क्वेश्चन बनाना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, आपके जेहन में आपके दिमाग में ये बात होनी चाहिए कि यहाँ पर कौन सा हम जो है फॉर्मूला या कौन सा साइन हम वहाँ पर चेंज करेंगे कि हमारा लगभग हमारा जो इक्वल के बाद आपका आया है वो हमारा सामने आ जाए, इक्वल हो जाए। तो पहला को हमने देखा कि प्लस के साथ करेंगे तो कभी भी आएगा नहीं, दूसरा में अगर डिवीजन के साथ भी करते तो मेरा नहीं आता। तो सेकेंड ऑप्शन को इसलिए माइनस और मल्टीप्लिकेशन लिए हम कि अगर दोनों साइन को अगर हम चेंज करके देखेंगे तो हमारा कितना आ जाता है 34 आ जाता है। क्लियर है। तो ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए, और हम हर क्वेश्चन में कहते हैं कि एसएससी और रेलवे के एग्जामिनेशन के लिए बेसिक कैलकुलेशन का होना सबसे जरूरी है, तो उसको निश्चित तौर पर आप क्या करें प्रैक्टिस करें। अगला क्वेश्चन क्या है, अब देखिए ये सीरीज है। सीरीज के क्वेश्चन को बनाने के लिए सबसे जरूरी है कि नंबर्स को देखेंगे कि कितना का गैप है। अगर वो गैप है, डिफरेंस है, तो वो आगे का नंबर है या पीछे का नंबर है। अगर आगे का नंबर दिया गया है तो कितना का डिफरेंस है, अगर ज़्यादा है तो गुना हो सकता है, थोड़ा सा कम है तो जोड़ हो सकता है, बहुत कम है तो डिवीजन या माइनस हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए आप कि अगर हम 439 और 503 में अगर हम डिफरेंस अगर करते हैं तो कितना हो जाता है, 439 में अगर 64 को जोड़ते हैं यानी यहाँ पर कितना है आपका ये 64 है। ठीक है। फिर अब देखिए कि यहाँ से 503 से 628 देखिए तो कितना है आपका, ये देखेंगे तो 503 8 में 3 5 गया, फिर 2 आया आपका 9, ये 9 में आपका माइनस हुआ, 3 में 8 10 3 13 8 5 हो गया, 9 में 2 गया, यानी कितना आ जाएगा आपका 125 आ रहा है। ये कितना आ जाएगा 125 आ जाएगा। ठीक है। अब 628 से आपका 844 अगर हम जाएंगे तो ये कितना होगा, ये आपका कितना आता है 216 आ जाएगा। तो अब आप एक गौर कीजिए कि क्या हो रहा है। अब कैलकुलेशन अगर आपको समझ में आ रहा है तो देखिए यहाँ पर ये आपका 4 का क्यूब है, ये आपका 5 का क्यूब हो गया, और ये आपका 6 का क्यूब हो गया। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, तो डेफिनेट तौर पर अगला नंबर लाने के लिए हमको क्या करना होगा 7 का क्यूब करना होगा। और 844 में अगर हम 343 को जोड़े हम 4 3 7 4 4 8 8 3 11 1187 हुआ, तो निश्चित तौर पर यहां से यहां जो आएगा वह आएगा 343, यानी कितना हो गया ये 343 हुआ तो 1187
87 यहां पर होगा, और ये कितना का क्यूब होगा, ये आपका क्यूब जो होगा ये 7 का क्यूब होगा, और यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा 1187। तो ऐसा क्वेश्चन हमेशा ध्यान में रखेंगे हम कि जो हमारा नंबर सीक्वेंस दिया गया है उसका डिफरेंस क्या। अब डिफरेंस के साथ आपने क्या देखा कि 64 आया, 125 आया, 216 आया। तो इस आधार पर हमने क्या देखा कि 64 जो है वह 4 का क्यूब है, 125 है तो 5 का क्यूब है, 216 है तो वह 6 का क्यूब है। तो डेफिनेटली अगला जो मेरा होगा वह कितना का क्यूब होगा, 7 का क्यूब होगा। जब 7 का क्यूब होगा मेरा तो हमारा कितना आ जाएगा, 343 आ जाएगा। और जब 844 में 343 को हम प्लस करेंगे तो मेरा कितना आ जाएगा, 1187 आ जाएगा, 1187 आ जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए हम लोग नंबर्स को हम लोग ध्यान में रख के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो हमारा जो आज का 5 क्वेश्चन का सीरीज था वो यहीं पर हम समाप्त करते हुए, आज का जो मेरा स्लोगन है कि तरक्कियों की दौर में उसी का जोर चल गया, बना के रास्ता जो भीड़ से निकल गया। अगर जीवन में आपको तरक्की करना है, आपको आगे बढ़ना है, तो आपको भीड़ से अलग हटकर अपनी पहचान बनानी होगी। और अपनी पहचान बनाने के लिए आपको कड़ी मेहनत करनी होगी, अपना रास्ता खुद तय करना होगा। और वो अपना रास्ता तभी तय होगा जब औरों से आप अलग होंगे, कुछ अलग दिखेंगे, कुछ अलग करने की तमन्ना होगी, कुछ अलग जज्बात होंगे आप में। तो खुद आपकी आइडेंटिटी जो है वो अपने आप आपकी बन जाएगी। अगर हौसले बुलंद हो तो मंजिलें भी झुककर सलाम करती है। तो अपने मंजिल को हासिल करने के लिए अपने हौसले को बनाए रखें, और वही आपकी सफलता के सबसे बड़ी गारंटी है। और हमेशा याद रखें, आप वही पढ़ें, आप वही कार्य करें जो आपके जीवन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, सबसे ज़रूरी है। तो जीवन में आप हमेशा आगे बढ़ते रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आज के क्लास को स्थगित करते हुए अगले क्लास में आप सभी बच्चों का हम स्वागत करेंगे। और यह याद रखना है कि आने वाले समय में बहुत जल्द हम आपको 25 क्वेश्चन का रीजनिंग का टेस्ट सीरीज लाने जा रहे हैं, जो आपके एसएससी एग्जामिनेशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होगा, जिसमें एमटीएस का भी होगा, सीएचएसएल का भी होगा और आपको सीजीएल का भी होगा, हर एग्जामिनेशन का। और वो 25 क्वेश्चन जो होगा वो क्वेश्चन होगा जो आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा, और वही हम पढ़ाएंगे जो आपके एग्जामिनेशन में आएगा। ठीक है, थैंक यू, ओके, बाय।